हेलो स्टूडेंट्स, अप्लाइड केमिस्ट्री के इस वीडियो में भी हम क्वांटम संख्याओं के बारे में स्टडी करेंगे। अपने पिछले वीडियो में हम दो क्वांटम संख्याओं के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या के बारे में स्टडी करेंगे। आइए पहले हम चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं के बारे में बात करते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है यह इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय क्षेत्र में ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और वह लगातार गतिशील होता है। इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हम स्टडी कर चुके हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ उसका एक जो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होता है जिसे हम एनर्जी लेवल या ऑर्बिट कहते हैं, उसमें वह लगातार गतिशील होता है। तो उसकी इस ऑर्बिटल मोशन के कारण से, कक्षीय गति के कारण से बहुत ही स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यदि लगाया जाए तो उससे इंटरेक्शन करता है, उसके साथ में अंतःक्रिया करता है। और इसी वजह से हमने देखा था कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी उसमें स्प्लिटिंग देखने को मिलती है, जिसे जीमान प्रभाव के नाम से एक्सप्लेन किया गया था। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं हैं, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की रेखाओं का स्प्लिटिंग जो है वह इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद भी कक्षीय गति जो कर रहा है उसके कारण से उसका खुद भी एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। तो इस घटना को समझाने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम संख्या m जो है इंट्रोड्यूस की गई। और यह जो है कॉन्सेप्ट ये बताता है कि प्रत्येक जो कोश है, सबशेल, वह और उससे छोटे फर्दर यूनिट, स्मॉलर यूनिट कक्षकों, ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होता है। अर्थात जो प्रत्येक कोश है, शेल है, वह उससे स्मॉलर यूनिट सबशेल हुई, उसमें डिवाइडेड है। और ईच सबशेल, प्रत्येक उपकोश जो है और भी फर्दर स्मॉलर यूनिट जो है वह कक्षक या ऑर्बिटल में डिवाइडेड है। और इन कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये जो कक्षक हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कक्ष और कक्षकों में अंतर होता है। जो कक्ष है वो बड़ी इकाई है और मुख्य क्वांटम संख्या उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ जो शब्द काम में आ रहा है वो कक्षक है, ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल जो है वह चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है और बहुत छोटी इकाई है। अर्थात एग्जैक्टली अगर हम कहें तो कक्षक स्पेस में वह स्थान है, 3 डायमेंशनल स्पेस में वह स्थान है जहाँ की इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी पार्टिकल नहीं है, वह लगातार गतिशील होता है। तो इसलिए उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम पर लोकेशन फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, जैसा कि हमने हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ा था। तो इसलिए हम उसके पर्टिकुलर टाइम पर पाए जाने की संभावना की, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये डिफरेंट जो ऑर्बिटल्स हैं इनके स्पेस में जो ओरिएंटेशन है, अभिविन्यास है, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए जो चुंबकीय क्वांटम संख्या या हम कहें m की जो वैल्यूज़ हैं, मान है, वह दिंगशीय क्वांटम संख्या, अजीमुथल क्वांटम नंबर जिन्हें हमने l से रिप्रेजेंट किया था, पर डिपेंड करते हैं। और ये m की जो टोटल वैल्यूज़ होती है वे 2l+1 के बराबर होती है और ये -l से 0 से +l तक जाती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक उपकोश के अंदर 2l+1 के बराबर कक्षक या हम कहें ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। और ये जो ऑर्बिटल हैं इनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर पाते हैं। तो यहाँ हम विस्तार से देखते हैं एक एटम और उसके अंदर उपस्थित कोश, उपकोश और कक्षकों के बारे में। यहाँ हम 1 बाय 1 देखते हैं कि जो परमाणु के अंदर पहला कोश है, फर्स्ट ऑर्बिट है
जिसे हमने n = 1 से रिप्रेजेंट किया है, ये K शेल है और इसके अंदर उपकोषों की संख्या भी एक है, क्योंकि L का मान 0 से n-1 तक होता है। तो जब n का मान 1 होगा तो उसके लिए L का एक ही मान संभावित होगा और वह 0 होगा, और जब L की वैल्यू 0 होती है तो यह S कक्षकों को रिप्रेजेंट करती है, तो इसलिए यहाँ m का भी एक ही मान होगा और वो 0 होगा, और हम ये देखते हैं कि ये 1s कक्षक होते हैं। तो इस प्रकार से 1s कक्षक की संख्या एक होती है और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम प्रवेश कर पाते हैं, तो इसलिए फर्स्ट एनर्जी लेवल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने प्रदर्शित किए हैं। एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि किसी भी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² से रिप्रेजेंट की जाती है, तो उस फार्मूले के हिसाब से भी 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोश में प्रवेश कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड एनर्जी लेवल को। जब n का मान 2 हो जाता है, यह एनर्जी लेवल L से डिनोट किया जाता है, और सेकेंड एनर्जी लेवल में हम देख रहे हैं कि उपकोषों की संख्या भी 2 हो गई है। L की वैल्यू 0 और L की वैल्यू 1। तो जो L की वैल्यू 0 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की जो वैल्यू है वह 0 है, और यह 2s कक्षक को रिप्रेजेंट करती है, और 2s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं। जबकि सेकेंड एनर्जी लेवल में दूसरा उपकोष जो आ गया है, यह L = 1 की वैल्यू वाला है, और L का मान जब 1 होता है तो ये p कक्षकों को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके लिए m के मान जो है वे 3 हो जाते हैं, -1, 0 और +1। तो इस प्रकार से 3 p कक्षक वहाँ मौजूद हैं, और इन 3 p कक्षकों में कुल 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 × 3, प्रत्येक के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, प्रवेश कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सेकेंड एनर्जी लेवल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन p कक्षकों में और 2 इलेक्ट्रॉन s कक्षक में, 2s और 2p कक्षकों में कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैपेसिटी है इसकी, जो कि यहाँ प्रवेश कर सकते हैं। तो 2n² फार्मूले के हिसाब से भी ये संख्या जो है वो सही बैठती है। अब हम यहाँ देखते हैं थर्ड एनर्जी लेवल को। जब n का मान 3 हो जाता है तो ये m कोश कहलाता है, और तीसरे कोश में उपकोषों की संख्या भी 3 हो जाती है। L का मान 0 जब होता है तो m का मान भी 0 होता है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 3s कक्षक को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। L का मान 1 होने पर m की वैल्यूज़ जो हैं वे 3 होती है, -1, 0 और +1। ये 3p कक्षक को रिप्रेजेंट करता है, और 3p कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर पाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं तीसरे कोश में एक नया जो है वह सबशेल ऐड हुआ है, जिसके लिए L का मान 2 है। तो जब L का मान 2 हो जाता है तो उसके लिए m की जो वैल्यूज़ हैं वे -2, -1, 0, 1 और 2 हो जाती है। इस प्रकार से कुल 5 जो है वह m के मान होते हैं। ये d कक्षक हैं, और यानी d कक्षकों की संख्या 5 होती है, और इन 5 d कक्षकों में प्रत्येक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम कहते हैं तो कुल 10 इलेक्ट्रॉन जो है वे d कक्षकों में प्रवेश कर पाते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो तीसरा कोश है उसके अंदर d कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन, p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन और s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर 18 इलेक्ट्रॉन जो हैं वह अधिकतम प्रवेश कर सकते हैं। नाउ हम बात करेंगे फोर्थ एनर्जी लेवल की। फोर्थ एनर्जी लेवल जिसे हम n का मान 4 कह रहे हैं और n से डिनोट कर रहे हैं, इसके अंदर उपकोषों की संख्या भी 4 है। L की वैल्यू 0, 1, 2 और 3। तो L की वैल्यू जब 0 है तो m की वैल्यू भी 0 है, और ये 4s कक्षकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर हो सकते हैं। L का मान 1 होने पर हमने देखा था कि ये p कक्षकों को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 p कक्षकों में कुल 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर पाते हैं। इसी प्रकार से L का मान 2 होने पर कुल 5 d कक्षक जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर पाते हैं। और यहाँ देखने वाली बात है कि फोर्थ एनर्जी लेवल में जाकर के L का मान जब 3 हो गया तो यानी F कक्षक भी जुड़ जाते हैं, और F कक्षकों की संख्या 7 होती है, -3, -2, -1, 0 से लेकर 1, 2, 3 तक।
और इस प्रकार से कुल 7 ये जो F कक्षक यहाँ जुड़ गए हैं, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन कुल प्रवेश कर पाते हैं। और इस प्रकार से हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन S कक्षक के, 6 इलेक्ट्रॉन P कक्षक के, 10 इलेक्ट्रॉन D कक्षक के और 14 इलेक्ट्रॉन F कक्षक के, कुल मिलाकर 32 इलेक्ट्रॉन जो हैं वे 4th एनर्जी लेवल में एंटर अधिकतम कर सकते हैं। और ये संख्या जो है वो 2n² के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है, n का मान 1, 2, 3, 4 अर्थात नाभिक से हम बाहर की ओर चलते जाते हैं, वैसे वैसे जो एनर्जी लेवल है उसका आकार भी बढ़ता जाता है और उस एनर्जी लेवल में जो है उपकोष और कक्षकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जाती है। और इस प्रकार से उसमें मैक्सिमम अधिकतम जो प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, जैसे जैसे नाभिक से एनर्जी लेवल की डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो उसमें स्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जब m का मान 0 होता है तो ये s कक्षकों को रिप्रेजेंट करता है और s कक्षक 1 होता है जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब m का मान 1 होता है तो ये p कक्षकों को रिप्रेजेंट करता है और p कक्षकों की संख्या 3 होती है जिनका नोमेनक्लेचर px, py तथा pz होता है। ये जो कक्षक हैं वो x, y और z एक्सिस के अलोंग होते हैं, अर्थात इनके पाए जाने की संभावना जो है वो इन एक्सिस के अलोंग होती है। इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर पाते हैं। इसी प्रकार से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू जब 2 होती है तो ये d कक्षकों को रिप्रेजेंट करते हैं और d कक्षकों की संख्या 5 होती है जो क्रमशः dxy, dxz, dyz, dx² - y² तथा dz² होते हैं। और इस प्रकार से इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर पाते हैं। जब चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू m का मान 3 होता है तो f कक्षकों को रिप्रेजेंट करता है और इनकी संख्या 7 होती है तथा इसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एनर्जी लेवल में जो ऑर्बिटल्स हैं, कक्षक हैं, उनकी कुल संख्या n² के बराबर होती है और किसी भी सब एनर्जी लेवल के अंदर, उपकोष के अंदर कक्षकों की संख्या 2l+1 के बराबर होती है। ये जो कक्षक हैं, इन कक्षकों के शेप और ओरिएंटेशन के बारे में इस चैप्टर में ही आगे हम विस्तार से स्टडी करेंगे। अब तक हम मुख्य क्वांटम संख्या, दिंगशीय क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आइए अब हम चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो ये जो लास्ट और 4th क्वांटम संख्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल s से डिनोट किया जाता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर लगाता है, जिसे हमने ऑर्बिटल मोशन कहा था, तो कक्षीय गति के साथ साथ एक और तरह की गति उस इलेक्ट्रॉन की होती है और वह होती है उस अपनी अक्ष के ऊपर गति। जिस प्रकार से अर्थ की 2 तरह की मोशन होती है, एक वह अपने सन के चारों तरफ जो एलिप्टिकल जो ऑर्बिट है उसमें चक्कर लगा रही है, जिसकी वजह से ऋतुएं बनती हैं, और दूसरी उसकी जो गति है वह उसकी खुद की अक्ष पर जो गति है, जो कि 24 आवर्स में एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसके कारण से दिन रात बनते हैं। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वह भी नाभिक के चारों तरफ कक्ष में भी गति कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन भी है, और वह अपनी अक्ष पर भी घूर्णन कर रहा है, स्पिन कर रहा है, और उस अक्षीय गति को रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्पिन क्वांटम नंबर दी जाती है। तो यहाँ चित्र में आपको प्रदर्शित किया गया है कि ये जो नाभिक है, उस नाभिक के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट शो किया गया है। इस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और इस इलेक्ट्रॉन की अपनी खुद की भी एक्सिस है, अक्ष है, और इस अक्ष पर यह इलेक्ट्रॉन 2 तरह से घूर्णन गति कर सकता है।
स्पिन कर सकता है, या तो वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर सकता है जिसे दक्षिणावर्त घूर्णन कहेंगे, और या फिर वह उससे अपोजिट डायरेक्शन में जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त घूर्णन कहेंगे में स्पिन कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के इस स्पिन के कारण से भी बहुत ही वीक दुर्बल मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति होती है। तो जब उसकी गति क्लॉकवाइज होगी तो उत्पन्न होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, और जब वह एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन है वह अपने ओन एक्सिस के ऊपर जब स्पिन करता है तो उससे उत्पन्न होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की दिशाएं अपोजिट होने के कारण से जो है वह टाइनी मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है, एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और चूँकि एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के ये जो स्पिन है वो नेसेसरीली आवश्यक रूप से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि समान दिशा में जो है स्पिन होने पर उनसे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान हो जाएगी, और समान होने पर जो है वह एक अनस्टेबल अस्थायी जो है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो समाप्त हो जाएंगे तो एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिनोट करेगा। तो इसलिए जो उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र हैं वे अपोजिट डायरेक्शन में होने पर एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिनोट करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसकी दिशा या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, और वह डिपेंड करता है कि स्पिन क्लॉकवाइज है अथवा एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन है, इस इलेक्ट्रॉनिक स्पिन के कारण से ये जो 2 अलग अलग स्थितियां प्राप्त हो रही हैं, तो उसके हिसाब से जो स्पिन क्वांटम संख्या है उसके 2 वैल्यू दिए जाते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर एस की जो वैल्यूज़ है वो क्लॉकवाइज स्पिन के लिए और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए क्रमशः -12 और +12 दी जाती है। तो एक ही कक्षक के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉनों के एस के मान कभी भी समान नहीं होंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है कि उनों के स्पिन अपोजिट हो, जिससे अपोजिट स्पिन होने पर उनसे उत्पन्न होने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हो और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को वो डिनोट कर पाएँ। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो चारों क्वांटम संख्या हैं इनकी सहायता से हम एक परमाणु की संरचना की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए जो मेनली उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनों की सही लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए ये चारों क्वांटम संख्या मिल करके हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। समरी के रूप में यहाँ हम देख सकते हैं कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में जबकि n का मान 1 है तो वहाँ हम देख रहे हैं कि L का मान 0 है, M का मान 0 है। 1s एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का स्पिन +12 है और दूसरे का स्पिन -12 है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब सेकेंड एनर्जी लेवल पर हम चलते हैं तो उसमें 2 कोश है, L = 0 तथा L = 1, और यहाँ क्रमशः हम देख रहे हैं कि चुंबकीय क्वांटम संख्या के जो वैल्यूज़ हैं 0 और -1, 0 +1 यानी 2s और 2p कक्षक वहाँ मौजूद है, और उसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक कक्षक में मौजूद इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन क्वांटम संख्या है वो क्रमशः +12 और -12 है। इसी प्रकार से थर्ड एनर्जी लेवल को भी हम देख सकते हैं जिसमें 3 सबशेल मौजूद हैं, और यहाँ पर जो 3s, 3p और 3d कक्षक हैं उसके अंदर प्रत्येक कक्षक में मौजूद जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनों की चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज़ हैं वे भी +12 और -12 हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं ये एटम के स्ट्रक्चर को समझने में बहुत सहायता करती है, यानी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो है वह किस एनर्जी लेवल को बिलोंग करता है ये बात हमें उसकी मुख्य क्वांटम संख्या बता देती है। फिर वह जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में मौजूद है उससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि वो सबशेल जो है उसका ओरिएंटेशन या उसका हम कहें कि शेप किस तरह का है।
azimuthal quantum number tells us about the shape of the सबशेल, और फिर मीन्स कहने का अभिप्राय है कि वह स्फेरिकल सबशेल में है, ऑर्बिटल में है, या डम्बेल शेप के ऑर्बिटल में है, या डबल डम्बेल शेप के ऑर्बिटल में है। देन वी गो टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है कि वो जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है वह किस ऑर्बिटल में मौजूद है, और वो ऑर्बिटल कौन से अक्ष के अलोंग है या इन बिटवीन द एक्सिस है। तो अर्थात उस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 3 डायमेंशनल स्पेस में कहाँ ज़्यादा है। और अंतिम जो स्पिन क्वांटम नंबर है यह हमें बता देती है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन किस तरह का है, वह क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। तो इस प्रकार से ये चारों क्वांटम संख्या मिलकर इलेक्ट्रॉन के पर्टिकुलर टाइम पर पाए जाने की ना सिर्फ प्रोबेबिलिटी को शो करती है बट उसके इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को भी बता देती है। अर्थात दे प्रोवाइड कंप्लीट एंड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो चारों क्वांटम संख्याएं, इनकी सहायता से एटम के स्ट्रक्चर को समझने में बहुत सहायता मिलती है। ये चारों क्वांटम संख्याएं एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस हमें प्रोवाइड कर देती है। थैंक यू।